हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम WTI कैप्स के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिटेल एनालिसिस में समझने वाले हैं कि वाइस ट्रैवल इंडिया कैप्स करती क्या है और इसका जो IPO ओपन होने वाला है, कंपनी के बारे में हम डिटेल इन्फॉर्मेशन समझेंगे कि किस प्रकार की कंपनी है। तो वीडियो को देखिएगा पूरा जरूर। तो दोस्तों, ये एक SME इशू है जो ओपन होने वाला है फ्रॉम 12th ऑफ फेब टू 14th ऑफ फेब के बीच में। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। 140 से 147 रुपीज़ का कंपनी ने प्राइस में सेट रखा है। 1000 शेयर्स का दोस्तों कुल मिला के लॉट साइज है। कुल मिला के 94.68 करोड़ का IPO है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, यानी सारा का सारा पैसा कंपनी के पास आपको जाता हुआ नजर आएगा। इसकी लिस्टिंग कहाँ पर होगी? इसकी लिस्टिंग होगी ओनली ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि SME इशू है तो एक ही एक्सचेंज पर लिस्ट हो सकता है। तो इसकी लिस्टिंग दोस्तों होने वाली है कहाँ पर? ऑन NSE। फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा समझते हैं कंपनी करती क्या है। तो फ्रेंड्स, ये कंपनी 2009 में स्टार्ट हुई थी और वाइस ट्रैवल इंडिया एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है जो ऑफर करती है रेंटल्स और ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। मतलब बेसिकली कंपनी कार रेंटल और ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज का काम करती है। जिस तरीके से आपको पता है कि ओला उबर चलती है, वैसी नहीं है ये, लेकिन कार रेंटल्स देती है, मतलब अपनी कार रेंट पे देती है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर देती है, उस प्रकार की ये कंपनी है। कंपनी के ऑलमोस्ट 130 शहरों के अंदर भारत में यहाँ पर आपको सर्विसेज जो है वो मिल सकती है। कंपनी वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसमें क्या कौन कौन सी है? इसमें कार रेंटल है, एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन है, एंड टू एंड एम्प्लॉय ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन है। अब एंड टू एंड मतलब क्या कि पिकअप से लगा कर ड्रॉप, उसके बाद वापस पिक करना, फिर वापस घर पे ड्रॉप। मतलब जो कंपनीज देखिए अपने एम्प्लॉयज़ को पिकअप करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देती है, वो कंपनी ये कर लेती है। फ्लेक्सिबल और फिक्स मंथली रेंटल प्लान है इनके पास। एयरपोर्ट काउंटर्स में है, फ्लीट मैनेजमेंट है, मोबिलिटी सर्विसेज है फॉर MICE, कटिंग एज मोबिलिटी टेक सॉल्यूशंस है, सस्टेनेबल मोबिलिटी प्रोजेक्ट मोबिलिटी सॉल्यूशंस है, देन स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग और एडवाइजरी ऑन मोबिलिटी है। कम्युनिटी कम्यूट भी कंपनी ऑफर करती है। इनके पास रेंटल कार्स में बहुत सारी रेंजेस मिल सकती है, जैसे एग्जीक्यूटिव कार्स, लग्जरी कार्स, कोचेस, SUVs एंड सेडान्स। ये सारी जो कंपनी है वो कार्स आपको प्रोवाइड कर सकती है। कंपनी कहाँ का ऑफर करती है? तो इसमें मेजर जो सिटीज़ का नाम है उसमें आप देख सकते हैं दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई, चंडीगढ़, अहमदाबाद, गुवाहाटी, जयपुर और कोलकाता। इनके क्लाइंट बेस में कौन कौन है? आप कंपनी का नाम सुनिएगा। इसमें है नोकिया, इंडिग्रिट, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्को, वेदांता। देन फिर दोस्तों यहाँ पर आता है इंडिगो, RBS, कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस, देन रेनॉल्ट, लिंक्डइन, हिताची, चली, सैपियंट एंड पैनासोनिक। यानी बड़ी बड़ी कंपनीज आपको पता है जो इनके साथ बेसिकली पार्टनर में है, जहाँ पे उनके लिए ये कार सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी के पास दोस्तों ऑलमोस्ट अभी तक 784 एम्प्लॉयज़ है, जो इनके डायरेक्टर्स भी इसमें इंक्लूड है, जो इनके पेरोल पर अभी है। तो अपने आप में कंपनी का जो हम कह सकते हैं बढ़िया ओवरऑल यहाँ पर एम्प्लॉय बेस भी है। हर कंपनी है दोस्तों तो उसकी कुछ स्ट्रेंथ है, कुछ वीकनेसेस है। तो इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, चलिए ये समझ लेते हैं। तो स्ट्रेंथ क्या क्या है? पहली स्ट्रेंथ दोस्तों ये है कि इनकी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है इनके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के साथ। मतलब ये इनके बिजनेस को हेल्प करती है। डेफिनेटली देखिए, अगर अच्छी लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप रहती है तो कंपनी के पास रेवेन्यू लगातार आता रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरा, कंपनी दोस्तों लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस रिलेशनशिप इनके कस्टमर्स के साथ मेंटेन रखती है और लगातार इसके कारण कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी इंक्रीज होता रहता है। तीसरा ये कि दोस्तों कंपनी प्लान कर रही है एक्सपांड करने की ऑन जियोग्राफिकल रीच और एंटर करना चाहती है लार्ज डोमेस्टिक एज वेल एज ग्लोबल मार्केट्स फॉर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। मतलब ये इस प्रकार का बिजनेस है जो इजीली स्केलेबल है। मतलब आप चाहे तो इसको कितना भी बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, राइट। रिस्क क्या है? रिस्क यही है कि दोस्तों कंपनी ने पास्ट में नेगेटिव कैश फ्लो और ये जनरेट किया था, नेगेटिव कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जनरेट किया था ड्यूरिंग द ईयर और पास्ट और मे में। फ्यूचर में भी हो सकता है कि ऐसे आपको देखने को मिल सकता है कैश फ्लो। दूसरा ये है कि दोस्तों कंपनी की इनेबिलिटी है कि वो रिसीव नहीं कर पाते हैं और रीन्यू नहीं कर पाते हैं नेसेसरी लाइसेंसेज, अप्रूवल्स और रजिस्ट्रेशंस एक टाइमली मैनर के अंदर। ये सब दोस्तों क्या होता है, इनके ऑपरेशंस में इंटरप्ट करता है, मतलब इनके ऑपरेशंस में बाधा डालता हुआ नजर आता है। तो इस प्रकार से कुछ प्रॉब्लम्स है, बट कुछ खास बड़ी प्रॉब्लम्स एज सच नजर नहीं आती है। अब समझते हैं दोस्तों इनके नंबर्स को, राइट। तो दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू 2021 में, अब याद रखिएगा सारे लाख्स में नंबर है। तो जो कंपनी का दोस्तों रेवेन्यू था 2021 में वो करीबन 44 करोड़ का था।
उसके बाद दोस्तों वो बढ़कर करीबन 89 करोड़ का हो जाता है। फिर 249 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू करा और अभी 30 सितंबर 2023 तक कंपनी ने 190 करोड़ का रेवेन्यू कर दिया। यानी ये दिखाता है कि कंपनी की ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से हमको देखने को मिल रही है। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब अगर आप 2022 से 2023 में देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू जो है वो बेसिकली इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है बाय 178.67%, यानी एक बहुत बढ़िया ग्रोथ रेट है। मुनाफे की बात करते हैं अब, क्योंकि देखिए एक लो मार्जिन बिजनेस है तो मार्जिन काफ़ी लो रहता है। जैसे कि कंपनी ने 44 करोड़ के रेवेन्यू के सामने मात्र 1 करोड़ 70 लाख का मुनाफा किया। फिर 89 करोड़ के रेवेन्यू के सामने 3 करोड़ 77 लाख का यहाँ पर मुनाफा किया। 249 करोड़ के रेवेन्यू के सामने 10 करोड़ का प्रॉफिट किया। और अभी दोस्तों कंपनी ने 190 करोड़ के रेवेन्यू के सामने 11 करोड़ 32 लाख का मुनाफा किया। तो ये ऐसा नहीं कि देखिए कंपनी के मार्जिन नहीं बढ़ रहे, मार्जिन धीरे धीरे करके बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, बट डेफिनेटली एक लो मार्जिन वाला बिजनेस है, ये हम साफ कह सकते हैं। कंपनी के ऊपर दोस्तों बोरिंग भी ठीक ठाक है। मतलब कंपनी के ऊपर बोरिंग 56 लाख की थी 2021 में, फिर वो बढ़ के 2 करोड़ 16 लाख की हो गई, फिर 16 करोड़ 70 लाख की हो गई और अभी 16 करोड़ 27 लाख की कंपनी के ऊपर अभी आपको बोरिंग देखने को मिल जाती है। बट हाँ, ये है कि मैनेजेबल है। जो डेट टू इक्विटी कंपनी का रेशियो है वो 0.65 का है। इसका मतलब ये दिखाता है कि कंपनी की डेट जो है वो बेसिकली मैनेजेबल है, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। जब भी देखिए डेट टू इक्विटी 1 से नीचे होगा तो वो डेट टू इक्विटी बढ़िया माना जाता है कि उसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी कंपनी उसको डेट चाहिए होता है अपने आप को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का बढ़िया है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कंपनी का बढ़िया है। जरूर आरओसीई ज़्यादा होना चाहिए, आरओई से मेरा मानना ही है, बट कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आती है। जो ये कंपनी पैसा उठाएगी उससे करेगी क्या? देखिए वर्किंग कैपिटल इसमें काफ़ी अच्छी होती है इस बिज़नेस के अंदर। अब होता है कि देखिए कंपनी को नई कार्स लेके आनी हो, राइट? अपने आप को अगर एक्सपांड करना है तो नई कार लानी पड़ेगी। तो उसके लिए दोस्तों कंपनी उस पे पैसा खर्च करने वाली है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस है और जो बेसिकली इस इशू का एक्सपेंस है उसको कंपनी इससे मीट करने की पूरी कोशिश करेगी। अब दोस्तों यहाँ पर समझते हैं कि इसकी वैल्यूएशंस किस प्रकार की है। तो फ्रेंड्स कंपनी करीबन 24.81 के प्राइस ट्रेंडिंग पे अपना आईपीओ लेकर आ रही है। अब ऐसा नहीं कि इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा आपको कंपनीज देखने को मिल जाती है बाजार में भी लिस्टेड, लेकिन है दो कंपनीज, जिसमें एक श्री OSFM ई मोबिलिटी है जो 22 के प्राइस ट्रेंडिंग पे ट्रेड करती है, एंड एक महिंद्रा लॉजिस्टिक्स है जो करीबन 44.51 के प्राइस ट्रेंडिंग पे ट्रेड करती है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री का एवरेज ओवरऑल यही है कि हाँ ठीक है, 30 तक जा सकता है पीई ओवरऑल। मतलब जो वैल्यूएशन है तो ठीक दिखता है, ऐसा कोई बहुत महंगा वैल्यूएशन नहीं है, बट ऐसा भी नहीं कि बहुत सस्ता है। कंपनी का ये बात जरूर कि जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा 25% का, बाकी कंपनी का 15% और 9.84% का है जो आपको नज़र आ जाता है। बाकी प्राइस टू बुक वैल्यू भी कंपनी की 6.28 की है। और एज सच कंपनी मेरे को लगता है, जैसे मैंने कहा, कि बहुत ज़्यादा महंगा वैल्यूएशन तो नहीं मांग रही है, बट सस्ता भी नहीं है, बट इट्स ओके ओके। दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि एक एसएमई इशू है तो आपको एक लॉट के लिए करीबन 1,47,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। क्योंकि एक एसएमई इशू है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। ये मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है, ये एक एसएमई स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस का आईपीओ है, इसलिए आपको एक लॉट के लिए 1,47,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। और आप रिटेल में मिनिमम मैक्सिमम एक ही लॉट लगा सकते हैं। अगर आपको 2 लॉट लगाने तो फिर आप एच9 कैटेगरी में जाएंगे जिसकी वैल्यू होगी 2,94,000। बट करना क्या चाहिए, सिंपल सी बात है। देखिए कंपनी बढ़िया दिखती है, कंपनी में ऐसे कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी ग्रो कर रही है। और जैसे मैंने कहा, इनका जो बिजनेस मॉडल है वो ये है कि कंपनी कभी भी अपने आप को एक्सपांड कर सकती है, उसमें कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली है, कोई खास प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ये अच्छा अपने आप को एक्सपांड कर सकती है आने वाले समय में। एक स्केलेबल बिजनेस मॉडल है ओवरऑल, मैं आपको ये कह सकता हूँ। ज़रूर देखिए प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि जो कंपनी के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है, अगर किसी भी कंपनी ने मान लीजिए अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया और दूसरी कंपनी को दे दिया, क्योंकि एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है ये, तो इसके कारण कंपनी को कंपटीशन को अपने आप को किस तरीके से उस कंपटीशन में अपने आप को आगे रखेगी, ये कंपनी के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है देखने के लिए। लगातार रेवेन्यू बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली इंक्रीजिंग डिमांड है और लगातार उसका कंपनी फ़ायदा उठा रही है और लगातार उसको कैपिटलाइज भी कर रही है, ये भी हम साफ कह सकते हैं। क्योंकि देखिए एक ऐसे में इशू है तो मैं हमेशा आपको कहूँगा कि खुद एक बार समझिए कंपनी को, उसके बाद जाके पैसा लगाइए, बिकॉज जो पैसा है वो आपको पता है काफ़ी ज़्यादा लगता हुआ नजर आता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें बिफोर अप्लाइंग द आईपीओ। बट अगर आप मुझसे मेरा व्यू पूछेंगे तो बिल्कुल एक अप्लाई करने वाला इशू है, एटलीस्ट फॉर लिस्टिंग गेन्स। मैं एसएमईज में हमेशा की बात करता हूँ कि एसएमईज में लॉन्ग टर्म का विचार ना रखें, सिर्फ लिस्टिंग गेन का व्यू रखें और उसके बाद निकल जाए। बिकॉज इट्स बेटर कि अगर लिस्टिंग गेन होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब अगर नहीं आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट सिर्फ लिस्टिंग गेन का सोचिए, बिकॉज लॉन्ग टर्म का आपको भी नहीं पता कि ये कंपनीज कहाँ पर जाएगी, राइट? तो इसीलिए बहुत यहाँ पर मुश्किल है अनुमान लगाना भी कि लॉन्ग टर्म में क्या देखिए आपको नेक्स्ट स्टेप देखने को मिलता है। इसलिए वो ज़रूरी है कि हमको शॉर्ट टर्म या फिर सिर्फ लिस्टिंग गेन का सोचना है कोई भी एसएमई आईपीओ में स्पेसिफिकली। मेन बोर्ड में तो चलिए एक बार लॉन्ग टर्म रख सकते हैं, बट एसएमईज में सिर्फ लिस्टिंग गेन का।
तो इसलिए मेरे हिसाब से जो मेरा व्यू है, अगेन सिर्फ मेरा व्यू है, आप मेरे व्यू पे ना बाय करें, मतलब ना इस आईपीओ में लगाएं, ना कुछ करें। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स कंसल्ट करें, बट मेरे हिसाब से ये अप्लाई वाला इशू दिखता है। अगर ग्रे मार्केट की बात करता हूँ तो ओवरऑल 91.84% का प्रीमियम है, जो दिखाता है कि हाँ कंपनी को किस प्रकार का दमदार प्रीमियम करंटली मिल रहा है, राइट। तो इसलिए ये दिखाता भी है कि हाँ ग्रे मार्केट भी इसकी बढ़िया चल रही है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। बाकी आप लोगों का क्या व्यू है इस आईपीओ को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।